नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में हमारे देश की संसद में चल रही इस समय एक विशेष बैठक पर चर्चा करने के लिए। बैठक इस बात पर हो रही है कि हमारी देश की संसद ये तय करेगी कि देश की संसद में 33% महिलाओं की सीटें होंगी या नहीं। आप कहेंगे ये तो 2023 में ही तय हो चुका है। बिल्कुल, 2023 में ही इस देश के रिप्रेजेंटेशन से 33% महिलाएं निकलकर सदन में आपकी भागीदारी करेंगी। ये तय नारी वंदन शक्ति अधिनियम के तहत हो चुका है। लेकिन 543 सीटों में से 181 सीटें उन्हें देकर तय की जाएंगी या फिर 543 पुरुषों के पास बनी रहें, उसके अलावा 181 सीटें जोड़ी जाएं, यानी कि 33% सीटें और बढ़ाई जाएं। इसकी तैयारी होगी। यह विषय वर्ष 2023 से चला आ रहा था। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, जिसमें यह तय किया गया कि हमारी देश के अंदर महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण दिया जाएगा, तो बड़ा सवाल उठा था कि जो ऑलरेडी सीट हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा या जो सीटें हैं उन्हीं में से ही 1/3 सीटें महिलाओं को दे दी जाएंगी। 2023 में यह कहा गया कि चिंता ना करें, भविष्य में लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ाकर 33% बढ़ी हुई सीटों में से महिलाओं को देने की तैयारी की जाएगी। सवाल फिर बड़ा बना था कि साहब ऑलरेडी हमारे देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, अगर आप 33% महिलाओं को अतिरिक्त रिजर्वेशन देते हैं तो सीटों की संख्या कुल मिलाकर 850 हो जाएगी। 850 सीटों में से 33% महिलाओं को अगर देते हैं तो बड़ा सवाल यह है कि 543 से 850 बनाते समय किसी संसदीय क्षेत्र को, जहां से लोकसभा की सीटें निकलकर आती हैं, उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? लोकसभा की सीटें जो हैं, आज मान लीजिए किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो चुनाव क्षेत्र है वो कैसे काटोगे और उसे बांटकर ज्यादा संख्या में कैसे लेकर जाओगे? अर्थात संख्या बढ़ेगी अगर संसदीय क्षेत्रों की, तो किसका क्षेत्र कटेगा, कौन सा नया क्षेत्र बनेगा, जिस प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं, इसको लेकर भी आज के सदन में चर्चा हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, सदन के अंदर एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जिस विशेष सत्र में सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर विधेयक पारित करने पर बहस चल रही है। सीटों को बढ़ा करके जब नई सीटें बनाई जाएंगी तो उसके परिसीमन का आधार क्या होगा, इसको लेकर बहस चल रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कौन सी सीटें बढ़ेंगी, इसको लेकर बहस चल रही है। सदन के अंदर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। तमाम दल के लोग यहां पर प्रेजेंट हैं। ऑलरेडी भारत में कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तमिलनाडु और केरल जहां पर वोटिंग होने जा रही है, स्टेट असेंबलीज में, और ऐसे समय पर सदन के अंदर विशेष सत्र का आयोजन होना दक्षिण के राज्यों को उन्हें निशाना बनाने जैसा लग रहा है। उन्हें लगता है, दक्षिण के राज्यों को लगता है कि जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो ऑलरेडी 1971 की जनगणना के आधार पर 543 सीटें हैं। आने वाले समय में सरकार ने लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 किया, तो जो जनगणना का आधार रखेंगे कहीं उससे दक्षिण भारतीय राज्यों को दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? क्या ये उत्तर बनाम दक्षिण के ही जंग में तो नहीं बदल जाएगी? आज बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आप और हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आज का ये विषय आपको भारतीय राज व्यवस्था को समझने में अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा। तो तसल्ली से बैठिए, हम आपको बहुत ही डिटेल में एक एक बात को समझाने का प्रयास करेंगे और जरूरत पड़ी तो भविष्य में किसी इस तरह के सेशन को और लेकर आएंगे। आज के सेशन में जिक्र डिलिमिटेशन का होगा, संसदीय व्यवस्थाओं का होगा, बिल कैसे पास होते हैं, इन सब का होगा। एक एक विषय वस्तु को आप और हम तसल्ली से बैठकर चर्चा करेंगे। हाँ, आज हो सकता है कि आप में से बहुत सारे साथी इंतजार में हों कि साहब युद्ध का अपडेट नहीं आया है, वो भी जल्दी ही हम ला करके आपको दे देंगे। जंग के अपडेट तो फिलहाल चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर भी लोकसभा के अंदर जंग का जो माहौल है उसकी चर्चा भी होना जरूरी है। सदन के अंदर हो रही चर्चा भी जरूरी है, तो उसको भी आप और हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ साथी
कई और चीजों से अपडेट अब तक हो लिए होंगे कि ईरान ने धमकाया है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल अमेरिकी रखना चाहेंगे तो मैं रेड सी को कंट्रोल करके बैठ जाऊंगा। उसने कहा है तो अमेरिका आगे ऑलरेडी मलक्का स्ट्रेट के लिए दौड़कर भागा गया है। ये तमाम चीजें फिलहाल चर्चा में हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया मैप पर कैसे लड़ाई लड़ रही है तो इस रविवार सुबह 11 बजे मैंने एक मास्टर क्लास रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जिसे जाकर के आप ज्वाइन का बटन दबाइए, अपनी डिटेल भर करके आपको उस कम्युनिटी में ज्वाइन करा लिया जाएगा और रविवार के दिन की क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। उसे आप ज्वाइन करके समझेंगे कि इस दुनिया के चोक पॉइंट्स क्या हैं, यानी कि आए दिन जब आप खबर सुनते हैं तो भविष्य में आप प्रभावित नहीं होंगे कि जंग मैप पर कैसे होती है। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन करने के लिए अगर इच्छुक हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है, जाकर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए साहब, तो अब एक एक करके बहुत आसान व्यवस्था को समझते हुए चलते हैं। देखो साहब, ये जो आप सदन का नजारा देख रहे हैं, बीच में ओम बिड़ला जी बैठे हुए हैं, ये लोकसभा है। हमारे देश की संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों कंबाइंड रूप से पार्लियामेंट कहलाते हैं, संसद कहलाते हैं। लोकसभा में, सदन में स्पीकर के राइट हैंड साइड बैठे लोग राइट वाले, इनके लेफ्ट वाले लेफ्ट, यानी लेफ्ट और राइट, इस तरह से सदन का बंटवारा हुआ। लेफ्ट में अपोजिशन बैठा है, राइट में सत्ता बैठी हुई है। सत्ता और अपोजिशन दोनों मिलकर के कई बार कुछ बातों पर सहमति लेकर आती है। अब हम आपको उस पूरी व्यवस्था को समझाते हैं। समझाने से पहले स्पेशल सेशन क्या होता है इसको समझाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश के अंदर सदन कैसे चलेगी, मतलब इसको ऐसे समझते हैं, जब भारतीय राज व्यवस्था की बात होती है तो हम समझते हैं कि हमारी राज व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं जिनके ऊपर देश की राजनीति टिकी है, देश टिका है, लोकतंत्र टिका है। जिसमें से लेजिस्लेचर, जिसे आप विधायिका के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिन्हें आप कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, तीसरी होती है न्यायपालिका, जिसे आप जुडिशियरी के नाम से जानते हैं। ये 3 अभिन्न अंग हैं जिनके बीच का सामंजस्य लोकतंत्र स्थापित करता है। ये जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, ये लेजिस्लेशन बनाती है, यानी कानून बनाती है। जब ये कानून बनाती है तो कानून बनाने के लिए ये साल में 3 बार मिलती है। कब कब मिलती है? 3 सेशंस में। आप सबसे पहले सेशन लेते हैं बजट सेशन, जिसमें आप पैसे की बात करते हैं, उसके अलावा पैसे से संबंधित कानून की बात करते हैं। फिर मानसून के सेशन में आप मुलाकात करते हैं और शीतकाल में आप मुलाकात करते हैं। सामान्यतया देश के अंदर हमारी सदन 3 बार मुलाकात करती है, जिन्हें 3 सत्र में बात करते हैं। लेकिन कई बार कुछ खास बातचीत के लिए भी ये लोग आपस में आकर बैठते हैं। सदन में ये लोकसभा के सांसद हैं जिन्हें आपने निर्वाचित करके भेजा है। ये जब आकर बैठते हैं तो उसे विशेष सत्र कहा जाता है, जब कुछ खास प्रयोजन के लिए आना हो। अब इसे एक परिवार की तरह समझिए, स्पीकर को क्लासरूम के टीचर की तरह समझिए, यहां पर बैठे हुए सदस्यों को आप परिवार के सदस्य समझिए, क्लासरूम के सदस्य समझिए, क्लासरूम में अलग अलग विचार रखने वाले ग्रुपों के रूप में समझिए, आप जिस रूप में समझना चाहें समझिए। ये सब लोग अपने स्तर पर किसी बात पर सहमति देने के लिए एकत्रित होते हैं या फिर अपनी असहमति देने के लिए एकत्रित होते हैं। साहब, ये करते क्यों हैं? क्योंकि देश में जब कानून बनकर आएगा तो इनकी सहमति से जिस बात को पास कर दिया गया होगा वही देश में कानून बनेगा। सर, राइट में जो बैठे लोग हैं इनका तो बहुमत होता है, तो बहुमत है उसी की सरकार है, तो ऐसे में ये लोग तो अपनी बात मनवा ही ले जाएंगे, तो इनकी जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि सभी बिल केवल इनके बहुमत पर नहीं टिके होते। तो क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश के अंदर जो सदन से पारित होने वाले बिल हैं उनको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ा जाता है। कई बिल होते हैं जो साधारण बिल होते हैं। साधारण बिल में आम बातें जो चल रही हैं जिसके लिए आपको सबकी सहमति, आसान भाषा में बात करें तो जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित ना करते हों, जो मूल अधिकार से संबंधित चीजों को प्रभावित ना करते हों और जो धन से जुड़ी बातें ना करते हों, वो साधारण बिल में आते हैं। तो उन्हें एक सामान्य मेजॉरिटी से, यानी कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी मेजॉरिटी से पास करवा लिया जाता है। एक बिल होता है जहां संसद परमिशन लेती है, सरकार परमिशन लेती है पूरी सदन से, या फिर कहिए कि सरकार की संरचना जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो सदन से परमिशन लेती है कि हम देश की संचित निधि से धन लेकर के यूज करना चाहते हैं, हमें परमिशन दें। तो उस प्रकार के बिलों को आप मनी बिल के अंदर पढ़ते हैं। साथ ही साथ में जो फाइनेंस बिल है, इसको ऐसे आसान करते हैं कि आप और हम जिस घर में रहते हैं, हमसे घर में बड़े भी रहते हैं, हमारे समकक्ष भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं।
अगर उन सबको कुछ काम करने हैं तो उन काम की घर में परमिशन लेने के तरीके हैं। जैसे अगर आपको पौधे में पानी डालना है तो हो सकता है आपको किसी से ना पूछना पड़े, लेकिन पड़ोसी के घर के अंदर पानी डाल के आना है तो हो सकता है कि आपको पड़ोसी से कंसेंट लेना पड़े। लेकिन अगर आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा काम करना हो कि साहब मुझे दीवार ही खींच देनी है, तो ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़े, आपको लगता है मेरे को पूरे घर का डेकोरेशन ही बिगाड़ देना है, तो फिर उसके लिए आपको घर में बहुत से लोगों की कंसेंट की जरूरत पड़े। मतलब यह है कि जैसा बड़ा काम उसकी परमिशन उतनी बड़ी लगती चली जाती है। ऐसे में एक सबसे बड़ी परमिशन का जो पत्र है उसे स्पेशल बिल कहते हैं, जिसमें संविधान संशोधन की बात की जाती है। मतलब हमारे देश के राष्ट्र संविधान निर्माताओं ने जो संविधान लिख दिया है, उस लिखे हुए संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन की जब आवश्यकता पड़े तो उसे एक विशेष परिस्थिति माना जाता है। और उस संविधान संशोधन में कई बार ऐसी मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है जो मेजॉरिटी सरकार के 2/3 बहुमत, सरकार से मतलब सदन के 2/3 बहुमत, प्रेजेंट एंड वोटिंग के मतलब जो हमारी टोटल नंबर है उसके 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की परमिशन पर टिकी होती है। तो ऐसे में सदन के साथ चूंकि 543 सीटों में से बहुमत तो 272 सीटों पर ही आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास मेजॉरिटी नंबर नहीं है तो 2/3 के लिए आपको अपोजिशन को भी साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। तो आज कुछ वैसी ही परिस्थिति बन रही है। क्या परिस्थिति बन रही है? आज परिस्थिति है हमारे देश के अंदर लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ाए जाने की और राज्य की विधानसभाओं में सीटें बढ़ाए जाने की। यह परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई? उत्पन्न इसलिए हुई कि 2023 में 2024 के लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले केंद्र की सत्तारूढ़ उस समय की एनडीए सरकार एक बिल पास करवाने को लेकर आई और उस बिल का नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें क्या था? इसमें सरकार ने कहा कि हम महिलाओं को लोकसभा में 33% सीटें आरक्षित करके देना चाहते हैं। तर्क क्या था? बोले देश की आधी आबादी महिला है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन 14% से भी कम है इतने साल की आजादी के बाद भी। तो जब इतना कम रिप्रेजेंटेशन है तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया था, जिसमें यह तय हुआ, सभी पार्टियों ने आम सहमति से यह तय किया कि बहुत बढ़िया बात है, सदन के अंदर सदन के अंदर महिलाओं को 33% सीटें मिलनी चाहिए। यह तो अच्छी बात थी। दिक्कत कहां थी? दिक्कत इस बात पे थी कि सदन के अंदर 543 जो सांसद हैं, अगर आप उसमें से 1/3 सीटें यानी कि 181 सीटें महिलाओं को दे देंगे तो हो सकता है कि बहुत से ऐसे सांसद जो ऑलरेडी अभी सिटिंग हैं उनकी सीट कट जाए। तो फिर तय हुआ कि जो प्रेजेंट हैं उनमें से 1/3 नहीं दी जाएंगी। एक काम करते हैं, सदन के अंदर सीटों की संख्या बढ़ा देते हैं। अभी सदन के अंदर ऑलरेडी नया संसद बनी है, उसमें खूब सारी सीटों की बैठने की जगह है, संख्या बढ़ा देते हैं। आप पूछेंगे कि क्या सीटें ज्यादा बन गई इसलिए ज्यादा लोग बिठाने की बात हो रही है? जी नहीं। हमारे देश में जो ये 543 सीटें हैं, ये 1971 में जो देश की आबादी थी उससे लेकर हमारे देश के अंदर रिप्रेजेंटेशन तय करते हुए 543 सीटें दी गई थी। तो बोले एक काम करते हैं, अब तो देश में 140 करोड़ की आबादी है, तो 140 करोड़ की आबादी है तो हमें ज्यादा सांसदों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले कहां हमारी आबादी और कहां हमारे संसदीय सीट, पहले 10 लाख पर एक सांसद था, आज 25 लाख पर एक सांसद है। तो हमारे ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ज्यादा सांसदों की जरूरत पड़ेगी। तो चलो जनसंख्या के अनुपात में सांसदों की संख्या बढ़ा देते हैं। देश को जरूरत भी है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता भी है। बोले बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब एक बड़ा पॉइंट समझिएगा, जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया तो एक स्वतः ही सवाल निकला और वो ये था कि क्यों ना सदन में सदस्य संख्या बढ़ा दी जाए। लेकिन 2023 में सरकार ने उस समय यह कहते हुए कि देखो अभी इस काम को हम नहीं कर सकते, भविष्य के लिए इसे छोड़ते हैं। भविष्य में क्या छोड़ना था? बोले पहले हम देश की जनगणना करवाएंगे, जनगणना के बाद में जो संख्या पता चलेगी उसके हिसाब से देश की सदन सीटों में हम परिसीमन करवाएंगे, डीलिमिटेशन। अब ये डीलिमिटेशन क्या होता है? मान लीजिए कि आपका शहर, जैसे मैं अलवर शहर का रहने वाला हूं, तो मेरे शहर के अंदर उस समय में जितने लोग रहते थे उनको रिप्रेजेंट करते हुए एक सीट थी, लेकिन अगर उन सीटों में मुझे एक और सीट ऐड करनी है तो कितने क्षेत्र में इतने लोग आ गए कि इसके ऊपर एक सांसद लगाया जा सकता है, या इससे अलग क्षेत्र को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बनाया जा सकता है। बोले ये काम हम आगे आके तय कर लेंगे। तो क्या तय हुआ कि पहले लोगों की संख्या गिनेंगे, उसके बाद में सीटों को बांट देंगे। बोले ठीक है साहब।
अब जनसंख्या का जनगणना का कारण समझ लीजिए। देखिए, हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है। हर 10 साल में मतलब 2011 में हुई, 2001 में हुई, 1991 में हुई, इस तरह से जनगणना 81 में हुई, 71 में हुई। हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसे सेंसस कहते हैं आप लोग। 2011 के बाद 10 साल में जनगणना 2021 में होनी थी। 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? उस समय बदकिस्मती से कोरोना आ गया था। लोगों से निकलना, उनकी संख्या गिनना बड़ा मुसीबत भरा काम था। तो 2021 की जनगणना टलते टलते 2026 चल रहा है, प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक डेटा फाइनल आपके सामने नहीं है कि देश की आबादी 140 करोड़ है कि 121 करोड़ है कि 150 करोड़ है, नहीं पता। ओके, 2011 का डेटा है क्या आपके पास? बिल्कुल है। आज आप 2026 में खड़े हैं। 15 साल पुराने डेटा पर क्या आप आज की सीटों को बांट सकते हैं? यही आज का सबसे बड़ा पेच है। सरकार ने 2023 में कहा था कि जनगणना और उसके बाद परिसीमन कराएंगे, लेकिन आज जो बिल आ रहा है उस बिल में 2011 की जनगणना से आई हुई जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हुए सीटों के बंटवारे का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब यहां पर एक कैच पॉइंट पकड़ जाइए कि 2023 में कहा गया था जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, लेकिन अब सरकार कह रही है कि 2011 का ही डेटा हम लेते हुए चल पड़ेंगे। आपके दिमाग में फिर एक सवाल आएगा कि साहब एक बात बताइए, इस काम को करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? साहब, इन काम को करने के लिए आपको 3 विधेयक लाने पड़ेंगे। एक है केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधेयक, एक है संविधान संशोधन विधेयक, एक है परिसीमन विधेयक, डिलिमिटेशन। साहब, इन विधेयकों की जरूरत क्या है? भाई, केंद्र शासित प्रदेश वाला केंद्र शासित राज्यों में संख्या बढ़ाएगा। मतलब ये क्या कहानी है? देखिए साथियों, हमारे देश के अंदर दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां से लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा की सीटें तो सब जगह से आती हैं, लेकिन जहां पर विधानसभाएं भी हैं, तो उनकी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उसके लिए भी कानून के अंदर परिवर्तन किया जाएगा, संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे ही संविधान में जहां लिखा हुआ है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, अब उसे 2011 लिखा जाएगा। इसके लिए भी संविधान में परिवर्तन होगा। और साथ में 543 सीटें, किस राज्य में कितनी सीटें, ये लिखी हुई हैं ऑलरेडी संविधान में, तो उसे परिवर्तित करके अब जब नई सीटें बनेंगी उस हिसाब से उसे लिखा जाएगा। इसका मतलब 3 बड़े काम होने हैं। 3 बड़े काम केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, संविधान के अंदर परिवर्तन के लिए, राज्यों के अंदर सीटों के बंटवारे के लिए। ये तीनों काम होने की परमिशन लेनी है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह वाली बात पता चली हो। संविधान के अंदर 3 संशोधन प्रस्तावित हैं। 131वां संशोधन विधेयक इसे कहा गया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, राज्यों को 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 सीटें देने की बात हो रही है। ठीक है साहब, परिसीमन के अंदर जनसंख्या को 2011 करने की बात हो रही है, और यह सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा कि साहब महिला आरक्षण की जरूरत ही क्या थी? भाई ऑब्वियस सी बात है, देश की आधी आबादी 14% ही रिप्रेजेंटेशन दिखाती है अपना विधानसभा लोकसभा के अंदर। तो आवश्यकता है कि हमारे देश की महिलाओं का जो निर्णय है वो महिलाएं लें, और ये बढ़कर 50% तक जाए। दुनिया के कई देश ऐसे हैं, जैसे क्यूबा, युगांडा जैसे देश ऐसे हैं जिन्होंने 50% तक अपना मतलब रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को दिया हुआ है, तो इन्हें दिया जा सकता है। चलिए साहब, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आई हो, और यह 2023 वाला पेच भी समझ में आया हो, जब सरकार ने यह कहा था कि हम जनगणना के बाद में परिसीमन की व्यवस्था लेकर आएंगे, लेकिन वो जनगणना 2011 की ही यूज की जा रही है। यह फिलहाल के लिए बड़ा पेच बना हुआ है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि साहब 2026 की जनगणना को क्यों नहीं मान लेते? सरकार के पास तो डेटा आ ही जाएगा, 26 में नहीं तो 27 में आ जाएगा। दिक्कत है, सरकार को 2029 के अंदर ही महिलाओं को रिजर्वेशन देना है। अब इसकी क्या कहानी है? कहानी यह है कि 2026 की जनगणना का रिजल्ट 27 तक आएगा, 27 में आएगा। उसके बाद में फिर सीटों के बंटवारे का काम परिसीमन आयोग करेगा। परिसीमन आयोग जब सीटों का बंटवारा करने निकलेगा तो उसे काम करने में 3 साल मिनिमम लगते हैं। 27 में परिसीमन आयोग अगर पूरी हिम्मत से काम करने निकले तो 2030 में जाकर एक्टिव होगा। 2030 में बताएगा कि यह संसदीय क्षेत्र है, यहां से इस क्षेत्र में चुनाव लड़वाए जा सकते हैं। अब अगर यह काम 2030 में शुरू हुआ तो लोकसभा को फायदा 2034 में होगा। आज के समय में 2026 में बैठी हुई सदन यह तय कर रही है कि इस मामले को 2034 तक नहीं ले जाना है, 2029 में ही महिलाएं लेकर आनी है।
इसमें सत्ता पक्ष ये कहता, विपक्ष का आरोप ये है कि साहब ये अपने हिसाब से आप फायदा सोच रहे हो कि 2029 में हम अपने हिसाब से परिसीमन करा ले जाएंगे। अब ये क्या कहानी होती है? असल में कहानी यूं होती है कि हमारी सदन के अंदर जो परिसीमन आयोग का निर्णय होता है वो सत्तारूढ़ दल करता है। परिसीमन आयोग में सामान्यतया एक रिटायर्ड जज बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनकी व्यवस्था तय की जाती है कि परिसीमन आयोग में ये लोग बैठेंगे, ये डिसाइड करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे कहने को चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते हैं कि यह निष्पक्ष होता है, लेकिन दिखता नहीं है। निष्पक्षता जो है वो हमेशा अपोजिशन के सवालों के दायरे में ही रहती है। ऐसे ही परिसीमन आयोग पर दबाव रहता है या फिर आरोप रहता है कि जिसकी सत्ता है ये उसके अकॉर्डिंग सीटों का बंटवारा करता है। आसान भाषा में समझिए, मुझे पता चलता है कि मेरे इस संसदीय क्षेत्र में इस गांव के लोग मुझे वोट नहीं देते। मैंने अपने परिसीमन आयोग में जो प्रतिनिधि लोग लगे हैं उनके साथ में अपनी बात करके, सेटिंग करके, राजनीति तो खैर कुल मिलाकर खेल ही कॉन्टेक्स्ट का बचा है आजकल। ऐसे में अगर ये कॉन्टेक्स्ट वाली गणित निकल कर आई तो इस कॉन्टेक्ट में मैंने कहा सुनो, इस वाले गांव के लोगों को दूसरी सदन में डाल दो, दूसरे संसदीय क्षेत्र में डाल दो, ये लोग मुझे वोट नहीं देते। अगर ऐसा होता है तो लोगों के इधर उधर हो जाने भर से आप अपने आप को बड़ा सुरक्षित करके निकल जाते हैं। आम जन को यह बात पता नहीं चलती, यह बात उन्हें ही पता चलती है जिन्हें चुनाव लड़ना है। तो चुनाव लड़ने वाले लोग इस पर शिकायत करते रह जाते हैं कि साहब परिसीमन ये अपने हिसाब से करा ले जाएंगे। तो अपोजिशन का असल दर्द यह है कि सत्ता में फिलहाल एनडीए है, 2029 के हिसाब से परिसीमन ये अपने हिसाब से करा ले जाएंगे। अपोजिशन कहता है कि अगर कराना ही है तो 2034 में कराओ। सत्ता पक्ष कहता है क्यों कराएं जब हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध है, हम तो अभी करवाएंगे। तो खेल जो है ना वो कुल मिलाकर कहां अटक रहा है, उम्मीद है अब आप लोगों को वो बात व्यवस्था के रूप में समझ में आ रही होगी। सत्ता पक्ष का चाहत यही है कि 2029 के चुनाव में हम इस परिसीमन का लाभ लें, महिलाओं को साथ में लेकर आएं। अपोजिशन का कहना है कि साहब हम इस चीज में आपके साथ तो हैं, महिला आरक्षण में तो साथ हैं, लेकिन 2026 का आप सेंसस करवाइए, तब जाकर हम आपके साथ आएंगे। तो उम्मीद है अब आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कहानी समझ में आ गई हो। एक पक्ष और है आपको जो हमको समझाना है दक्षिण के राज्यों की राजनीति का, और एक पक्ष है अपोजिशन में कांग्रेस और सपा का जो वो अपनी तरफ से उठा रहे हैं। दोनों की बातें अब मैं आपको समझाता हूं। अब देखो कहानी क्या है कि जब 1971 की आबादी जो थी उसके हिसाब से जब लोकसभा चुनाव में 543 सीटें थी, तो 1971 की आबादी को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को संसदीय क्षेत्र मिले थे, दक्षिण भारतीय राज्यों को, जिसमें तमिलनाडु है, केरल, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना। इन्हें जो सीटें मिली थी, इन्हें अब डर यह है कि 2011 तक 1971 से 2011 के बीच में इन राज्यों ने अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 से नीचे रखा। मतलब यह था कि ये जनसंख्या नियंत्रण में बहुत तेजी से पार्टिसिपेट किए, इन्होंने अपनी आबादी बढ़ने ही नहीं दी। राज्यों ने बहुत नियम सख्ती से चालू किए क्योंकि देश को ग्रो करना है, आबादी को नियंत्रित करना है। वर्ल्ड में यह माना जाता है कि अगर जितनी आबादी है आपकी उतनी ही नियंत्रित करते हो तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास होनी चाहिए ताकि सेम लोग बने रहें। उससे कम है तो आबादी घटने लगेगी। तो इन लोगों ने आबादी को बड़ी तेजी से नियंत्रित किया और इनकी आबादी धीरे धीरे घटने लगी। वहीं उत्तर भारतीय राज्य जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार और साथ में पश्चिम बंगाल और इधर की तरफ राजस्थान, इन राज्यों में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई। अगर 2011 की जनसंख्या को आधार मान करके लोकसभा की सीटें बांटी गई तो 543 से 850 में जब आप जाएंगे तो ज्यादा जनसंख्या जिसके पास होगी उसे ज्यादा संसदीय सीटें मिलेंगी। यह इन दक्षिण भारतीय राज्यों का सबसे बड़ा डर है। इनका कहना यह है कि साहब जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, अब जनसंख्या के परिवर्तन से, अब देखिए आप, ये तेलंगाना के सीएम का बयान है, एम.के. स्टालिन साहब तमिलनाडु का बयान है, इन्होंने तो विरोध में बिल तक को जला दिया है, साथ में मतलब उसमें सिंबॉलिक आग लगा दी है, साथ में काले कपड़े पहन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन चल रहे हैं, तमिलनाडु में कैंपेन चल रहा है कि हमारी आबादी को कम होने का पनिशमेंट दिया जा रहा है। दक्षिण के जो राज्य हैं वो इस बात को बहुत तेजी से उठा रहे हैं कि अब उत्तर भारतीय ज्यादा आबादी के चलते देश के नीति निर्माण में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और हमें हाशिए पर डाल देंगे। तो तमाम बड़े राजनेताओं के द्वारा, फिर चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, इन्होंने जनसंख्या के आधार पर इस बात को उठाया। इसके ऊपर सत्ता पक्ष का क्या बयान है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं। अपोजिशन का आरोप है कि साहब आप आबादी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिनकी आबादी ज्यादा उन्हें आप क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 2011 की आबादी को ध्यान में रखकर करेंगे। इस पर सरकार का कहना है कि चिंता मत करो, 543 सीटें जब थी उस समय पर मान लो 543 में से लोकसभा सीटों के अंदर 50 सीटें
तमिलनाडु के पास थी, फॉर एन एग्जाम्पल समझिए, तो मान लीजिए 10% रिप्रेजेंटेशन अगर तमिलनाडु के पास तब था, तो 850 का 10% हम आपको अब भी दे देंगे। अगर आपके पास 5% था तो हम 5% दे देंगे। यानी कि जितना रिप्रेजेंटेशन आपके पास 1971 की आबादी के हिसाब से था, हम उसी प्रपोर्शन में आपको सीटें दे देंगे। आरोप क्या है? बोले ये बात आप लिखित में नहीं दे रहे, आप कर क्या रहे हो? आप कह रहे हो कि 2011 की आबादी को ध्यान में रखते हुए परिसीमन किया जाएगा और सीटों का बंटवारा किया जाएगा। इसको और आसान करते हैं। भारत के अंदर जब किसान कानून बने थे, किसान बिल आए थे, उस समय एक बड़ी बड़ी दिक्कत खड़ी हुई थी। और बिल दिक्कत क्या थी? किसानों को डर था कि सरकार जितनी पॉलिसी लेकर आ रही है सब्सिडी खा जाएगी। किसानों को सरकार बार बार समझा रही थी कि चिंता मत करो, सब्सिडी बची रहेगी। सरकार की तरफ से किसानों का मांग यही थी कि साहब हमको तो लिखित में दे दो कि सब्सिडी बची रहेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। सरकार लिखित में नहीं दे पाई, कृषि कानून वापस लेने पड़े। सेम वैसे ही दक्षिण के राज्यों को सरकार समझा यही रही है कि चिंता मत करो, आपको जितना पहले सीटें प्रपोर्शन में मिलती थी 1971 के हिसाब से, उतनी ही इस बार भी मिलेंगी, चिंता मत करिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि 2011 की जो जनसंख्या है उसके प्रपोर्शन में चीजें बटेंगी? तो सरकार कहती है कि साहब 2011 की जनसंख्या को देखकर कहीं तो परिसीमन होगा कि किस जिले में कितनी आबादी है, उस आबादी को कैसे कैसे बांटना है, हम कैसे इनकार कर दें? तो इसका मतलब यह हुआ कि दक्षिण के राज्य सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं कि आपका परिसीमन एक टाइटल हो सकता है, लेकिन राज्यों को एज ए होल यूनिट ट्रीट करते समय आप हमें आश्वस्त करिए कि यह कार्य कैसे करेंगे। उम्मीद है आप अब इस बात के ऊपर क्लैरिटी ले आए होंगे। तो विवाद समझ में आ गया, समाधान भी समझ में आ गया कि सरकार अगर चाहे तो इस मसले पर सॉल्यूशन ला सकती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी जी की तरफ से जो जानकारी आज साझा की गई उसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि देखो भाई, 2023 में जब नारी वंदन अधिनियम आया था, हम साथ खड़े थे सरकार के। उस समय पर सरकार को हमने कहा था कि हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, 33% रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन अब में और तब में अंतर क्या है वो समझिए। हमें कहा गया था कि जो जनगणना होगी उस जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कराया जाएगा। अब दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत यह है कि आप जनगणना 2011 की मान रहे हो, हम कहते हैं कि 2026 की मानो। आप पूछोगे इसमें क्या कहानी है? दिक्कत क्या है कि इस बीच में कांग्रेस ने एक चुनाव के अंदर अपना अलग कैंपेन चलाया था, पिछले लोकसभा चुनावों में भी था, जिसमें वो ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफी मुखर हुए थे। उनका था कि ओबीसी को उसकी आबादी के अनुसार रिप्रेजेंटेशन मिले। राहुल गांधी जी का मानना है कि देश की वर्तमान आबादी में 50% आबादी ओबीसी है। ऐसे में अगर जनगणना करवाई गई तो यह बात खुलकर सामने आ जाएगी, और देश की अगर 50% आबादी अदर बैकवर्ड क्लास है तो उसे रिप्रेजेंटेशन मांगने का हक मिलेगा। सरकार 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर इसे इसलिए करना चाहती है ताकि उसे ओबीसी के लिए किसी भी प्रकार की बात करनी ही ना पड़े, और जब वो बात ना करे तो उसे बाईपास करते हुए ओबीसी को, क्योंकि सदन के अंदर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, एससी एसटी का रिजर्वेशन है, तो इनका मत यह है कि आप एक बार हमें जनगणना में कास्ट सेंसस करके दो और कास्ट सेंसस के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दो। आप मुसलमानों को, ओबीसी को, दलित को, जिनका जो भी रिप्रेजेंटेशन है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दो। यह कांग्रेस का और ओवैसी साहब का, उनका भी अपना मत है कि साहब मुसलमानों को उनके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दो। सब अपने अपने हिसाब से अपने वोट के लिए काम करना चाहते हैं। अब मुद्दा क्या है? सरकार क्यों बचती है? मैंने कारण बता दिया। सरकार को लगता है कि इस जनगणना को लिया तो 2034 में मौका मिलेगा, तो फिर यह मामला बड़ा नहीं रह जाएगा। तो इनका तर्क यह है, ये इसीलिए इस बिल में सरकार के साथ नहीं है। अब आप पूछें कि साहब इस बिल में कास्ट सेंसस का मुद्दा अगर बड़ा मुद्दा है तो ये इस मुद्दे के साथ तो कभी नहीं होंगे, और अगर ये साथ नहीं होंगे तो क्या सरकार अपने इस बिल को पास करा पाएगी? तो अब ये देखने वाली बात होगी। कारण ये है कि अब इंडिया अलायंस जो बचा हुआ है, गठबंधन जो है, क्या वो इनके साथ में है या फिर इनके खिलाफ जाकर के एनडीए के पक्ष में मत दे सकता है, या आने वाले समय में पता चलेगा। तो राहुल गांधी जी ने अपनी बात बताई और उन्होंने इस बात को भी उठाया कि डिलिमिटेशन फिर से आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। जहां तक बात हो अखिलेश यादव जी की, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा कि देखो हम वुमेन रिजर्वेशन के तो पक्ष में हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये बीजेपी का कनिंग प्लॉय है, यानी कि इन्होंने एक चालाक वो चला है, दाव चला है, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी साथ लेकर आ रहा है। इसके अंदर महिलाओं के नाम पर बात करते हुए बैकवर्ड क्लास को साइड में रखते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। तो अखिलेश यादव जी ने भी कुछ वैसी ही बात करी जो राहुल गांधी जी कह रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो दक्षिण राज्य चाहते हैं
कांग्रेस जो कि अब ओबीसी को चाहती है, मतलब ओबीसी के लिए चाहती है कि कास्ट सेंसस जरूरी है। अखिलेश यादव जी जो ओबीसी की वजह से मतलब वो चाहते हैं। तो ये सारे वो पॉइंट्स बनकर आ गए जिनके ऊपर अब राजनीति भरपूर मात्रा में हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब आपको इस बिल की कहानी समझ में आ गई होगी कि ये कैसे गेम करने वाला है। आप समझिए कि प्रस्तावित अगर 2011 की आबादी को ऐड कर दिया जाए तो जहां आज 543 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलती हैं, अगर इसे इसी प्रपोर्शन में सीटें दे दी गई तो ये 140 सीटें ले जाएगा आने वाले 850 सीटों में से। यही हाल बिहार 73 सीट ले जाएगा, राजस्थान 48 ले जाएगा, मध्य प्रदेश 51 ले जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका इनको फायदा मिलेगा। वहीं तमिलनाडु को अगर देखें तो तमिलनाडु को -1.2% सीटें मिलेंगी, यानी जो सीटें मिलनी चाहिए थी बढ़ेंगी तो जरूर, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी बिहार और उत्तर प्रदेश की बढ़ी। तो जिनके पास में जनसंख्या ज्यादा उन्हें ज्यादा फायदा, जिनके पास जनसंख्या कम उन्हें नुकसान ज्यादा। ऐसे में अगर आप इस बात को थोड़ा और गहराई से समझना चाहें तो यह समझिए कि 2011 की जनगणना को अगर आप ध्यान में रखते हुए चलते हो, तब तो जो गेनर हैं उनके अंदर उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, जिनकी आबादी बड़ी है वो टॉप गेनर हैं। लेकिन अगर सरकार आनुपातिक हिस्सेदारी की बात मान जाए कि आप चिंता मत करो, जितना पहले परसेंटेज था 543 में तमिलनाडु का, उसी परसेंटेज से 850 में मिलेगा, तो भाई साहब उत्तर प्रदेश को 138 की जगह 125 सीटें मिलेंगी, बिहार को 72 की जगह 63 सीटें मिलेंगी, राजस्थान को 39 सीटें मिलेंगी और तमिलनाडु को उसी एवज में 61 सीटें मिलेंगी, अर्थात 50 की जगह 61 सीटें होंगी। तो फिर आप कहेंगे फिर साहब जनसंख्या के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या पर अलग रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब कहीं हो सकता है कि 25 लाख की आबादी पर आपको एक सांसद दिखाई दे, कहीं 10 लाख पर दिखाई दे, तो कहीं 5 लाख पर दिखाई दे जाए। तो अब यह बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, आम सहमति कहां बनती है यह देखना होगा। यह विधेयक पास होगा तो निश्चित ही देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। परिसीमन जिस तरह से होगा उसके ऊपर हमेशा सवाल यही रहते हैं कि उस पर कोर्ट भी किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि कोर्ट का मानना होता है कि परिसीमन जल्दी से हो और देश के चुनाव निर्बाध रूप से चलें। वो सामान्यतया न्यायिक परिसीमा मतलब उससे परीक्षण से उसको बाहर रखा जाता है, जुडिशियल रिव्यू से। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल बना रहता है। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से देश को अपनी बातें समझाने का प्रयास किया। तो अब आप समझिए खेल किस तरह से हुआ है। खेल यह है कि सरकार इसे लपेट कर लाई है नारी वंदन में कि सब 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देकर के हम सीट बढ़ाना चाहते हैं। अपोजिशन कह रहा है कि सुनो, नारी वाले पार्ट पर हम साथ हैं, लेकिन इसके साथ जो आप लपेट कर हमें चाशनी दे गए वो 2026 के इलेक्शन 2026 की जनगणना को बाईपास करते हुए 11 के आधार पर जाकर आप ओबीसी को हाशिए पर रख गए। साथ में 2011 के अनुपात में सीट दे गए तो दक्षिण के राज्यों से अपना बदला निकाल ले गए, क्योंकि आपका जो सीट सिलेक्शन है या फिर जो आपका जो निर्वाचन है वो उत्तर के राज्यों में है, हिंदी भाषी राज्यों में है। तो यह विवाद है। उम्मीद है अब आपको विवाद समझ में आया हो, सरकार का पक्ष समझ में आया हो। सरकार का तर्क यह है कि भैया जिसे क्रेडिट लेना है क्रेडिट ले लेना। प्रधानमंत्री कहना है मैं सबकी फोटो छपवा दूंगा, सबका विज्ञापन थैंक यू में दे दूंगा कि आप सबने साथ दिया। जो काला कपड़ा पहनकर लोग आए हैं वो हमारा टीका लेकर आए हैं, हमें नजर ना लगे इसलिए लेकर आए हैं। तरह तरह की बातें चल रही हैं। कल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो मैं जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि मैंने आपको एक डिटेल वीडियो के माध्यम से यह समझाने का कंप्लीट प्रयास किया है, वो थोड़ा बहुत सफल रहा हो। अगर रहा हो और आपको ठीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हां, अगर दुनिया में हो रहे जंग को मैप पर समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने इस रविवार एक मास्टर क्लास रखी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर ही हमने एक लिंक लगाया हुआ है, उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करके आपके लिए एक बेहतरीन हम संडे वेबिनार मास्टर क्लास के रूप में लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।